एवरीवन, वेलकम बैक टू टीना क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में आप मेरे साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप ट्राई करिएगा कि वीडियो में दिए गए सभी क्वेश्चन आप हमसे पहले ही सॉल्व कर दें। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को और उन्हें सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। एक साइड आपको अभ्यारण्य दिया गया और एक साइड राज्य, आपको इसको मैच करना है। ठीक, तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के समझ के अपने आंसर गेस कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप अब तक आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा। तो देखिए, दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? ये है असम राज्य में। चिंदौली और गुगामाल राष्ट्रीय उद्यान तो ये कहाँ पे है? ये है आपका महाराष्ट्र में। काजूवेली आर्द्रभूमि पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? जल्दी से बताइए। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु राज्य में है। और रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व अभ्यारण्य तो आपको पता ही ये कहाँ है? असम में। तो देखिए, असम के यहाँ दो दिए गए हैं अभ्यारण्य के नाम, कौन कौन से हैं? दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य और रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व अभ्यारण्य। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1324। ठीक है, एक बार आप भी इसे मैच कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से उत्तर प्रदेश में कौन से दो जिले सर्वाधिक क्षेत्रफल और सबसे कम क्षेत्रफल को इंगित करते हैं? तो बताइए, उत्तर प्रदेश के वो कौन से जिले हैं जो कि एक जिला जिसमें सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल और दूसरा कौन सा जिला है जो कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला दिए गए ऑप्शंस में से। तो आप जल्दी से अपना आंसर गेस कर लीजिए, हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपसे पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लखीमपुर खीरी। और वहीं आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हापुड़। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी और हापुड़। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो हापुड़। देखिए, इसी के साथ साथ हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं, उसको आप जरूर से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। या कहीं पर भी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले आपसे पूछा जाए पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर, तो देखिए पहला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद कौन सा है? हरदोई। ठीक, तो याद रखिएगा ये जो तीन जिले हैं ये अपने सीक्वेंस में है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। फिर सेकंड नंबर पे कौन सा? सोनभद्र। फिर थर्ड नंबर पे है हरदोई। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले तो पहला कौन सा है? हापुड़। ये लास्ट इससे है। ठीक है, आपसे पूछा जाए ना सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला पूछा जाए तो क्या करेंगे? कहेंगे आप हापुड़ टिक करके आएंगे। फिर उसके बाद कौन सा होगा? गाजियाबाद। फिर उसके बाद कौन सा है? भदोई। ठीक है, तो ये था इसका करेक्ट सीक्वेंस। आप जरूर से इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। जल्दी से बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो आप क्या मार्क करके आएंगे? राजस्थान। ठीक, और जब पूछा जाए भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तब आता है आपका मध्य प्रदेश एमपी। और तीसरा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो है महाराष्ट्र। और आप बताइए जल्दी से चौथा राज्य कौन सा है? अगर पहले तो आपसे टॉप 3 पूछ लेगा, अगर इनकेस आपसे पूछ लिया कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो क्या मार्क करके आएंगे आप? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत का चौथे नंबर का राज्य है जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है। और प्रथम स्थान पे राजस्थान, द्वितीय स्थान पे मध्य प्रदेश, तृतीय स्थान पे है महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश आपके यूपी पीसीएस के लिए दोनों आंकड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है तो क्या लिख के आएंगे आप? क्या मार्क करके आएंगे? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है,
तो ये थे कुछ फैक्ट्स, जरूर से याद करिएगा। और उत्तर प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? तो 7.33% है। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, निम्न में कौन सा एक टीबी रोग का नाम नहीं है? तो बताइए गिवन ऑप्शंस में से कौन सा नाम ऐसा है जो कि टीबी रोग का नाम नहीं है? ऑप्शंस है म्यूकोरमाइकोसिस, क्षय रोग, तपेदिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। टीबी को किन किन नामों से जाना जाता है? क्षय रोग भी कहते हैं और तपेदिक भी कहते हैं। ठीक, लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस नहीं कहते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। देखिए कुछ नोट है जो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 मार्च 1882, ठीक, ये डेट याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बहुत। 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच ने, ठीक, रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज की थी। ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जीके का भी फैक्ट बन सकता है। देखिए रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज की थी। कब की थी? 24 मार्च 1882 में की थी। और इसीलिए हर वर्ष हम 24 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 24 मार्च। 24 मार्च को हर साल क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे। ठीक, विश्व टीबी दिवस। क्यों? क्योंकि उसी दिन रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज की थी। और टीबी को और किन नामों से जाना जाता है? क्षय रोग और तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? तो बताइए म्यांमार एक नेबर कंट्री है इंडिया की। और आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? म्यांमार ईस्ट में पड़ता है भारत के। और देखिए ऑप्शन से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, ये चारों ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है इंडिया के। ठीक, अब बताइए इसमें से कौन से स्टेट्स की बाउंड्री म्यांमार से नहीं मैच करती है? तो ऑप्शंस क्या हैं स्क्रीन पे आपके, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, असम। ठीक है, तो असम राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं साझा होती। और इसके साथ ही साथ कुछ नोट है जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि वो कौन से 4 राज्य हैं जिनसे म्यांमार की सीमा साझा होती है? जो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। असम की सीमा नहीं मिलती है। ठीक, और 4 राज्यों की सीमा मिलती है, वो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और देखिए दीफू दर्रा जो कि कितने मीटर ऊंचाई पर स्थित है? 4587 मीटर ऊंचाई पर स्थित है दीफू दर्रा। इस दर्रे के पास भारत, चीन और म्यांमार की सीमा मिलती। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा, इसको जरूर से नोट करिएगा। ठीक, आपसे पूछ सकता है वो कौन सा दर्रा है जहां पर भारत, चीन और म्यांमार 3 देशों की सीमा मिलती है? तो कौन सा दर्रा? तो वो है दीफू दर्रा। ऊंचाई कितनी है? 4587 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, और दूसरा का दीफू दर्रा कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जहां पर भारत, चीन और म्यांमार की सीमा के पास है। ठीक है, इस दर्रे के पास भारत, चीन और म्यांमार की सीमा है। और म्यांमार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो बर्मी है। ठीक, ये थे कुछ फैक्ट्स म्यांमार से रिलेटेड। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से सर्वाधिक लंबी लगती है? तो बताइए अभी आपने म्यांमार को डिस्कस किया, हमारी नेबर कंट्री थी, और बांग्लादेश भी हमारी एक नेबर कंट्री है। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, बंगाल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा बांग्लादेश से सर्वाधिक लंबी लगती है। देखिए बांग्लादेश भारत के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है? 4996.7 किलोमीटर। ठीक है, इतने किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है बांग्लादेश भारत के साथ। और असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, कुल 5 राज्यों से लगती है इसकी सीमा बांग्लादेश की। ठीक है, और वहीं आपसे पूछा जाए म्यांमार की कितने राज्यों से सीमा लगती है? तो 4 होगा। बट जब आपसे पूछा जाए बांग्लादेश
तो फिर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर 5। ठीक है, 5 राज्यों से सीमा साझा करता है बांग्लादेश भारत से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत की जल और स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या कितनी है, बताइए। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जल और स्थल। ठीक है, लैंड और वाटर बॉडीज दोनों से जो देश हैं जो उनकी संख्या आपसे पूछी गई जो कि भारत के साथ सीमा लगती है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर 3 देश हैं ऐसे, कौन कौन से, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है स्क्रीन पे, 25 सितंबर, 27 सितंबर, 21 अक्टूबर या 19 अगस्त। तो बताएं हम जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 27 सितंबर। और कब से शुरू की गई थी, पूछ लिया आपसे कि पहली बार कब मनाया गया था। तो याद रखिएगा पहली बार मनाया गया था 27 सितंबर 1980 में। ठीक, याद रखिएगा। और इस बार की इसकी 2021 की थीम कौन सी थी इसकी, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक, 2021 में वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम क्या रखी गई थी, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। और सबसे पहले इसे कब मनाना शुरू किया गया था, तो 27 सितंबर 1980। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत का पहला आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन है चेन्नई, तेलंगाना, ओडिशा और महाराष्ट्र। तो जल्दी से आप अपना आंसर गेस कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चेन्नई। ठीक है, तो चेन्नई में भारत का पहला आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ओहमियम इंटरनेशनल ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलेजर निर्माण इकाई कहाँ स्थापित की। ऑप्शन है हैदराबाद, नोएडा, मुंबई, बेंगलुरु। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बेंगलुरु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एनटीपीसी लिमिटेड ने गुजरात के कच्छ के रण के खावदा गांव में, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता रहनी चाहिए, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया है। कहाँ किया है, गुजरात के कच्छ के रण के खावदा गांव में। ठीक, पूछा क्या गया आपसे क्वेश्चन में कि इस सोलर पार्क की क्षमता कितनी होगी। ऑप्शन है स्क्रीन पे, और देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 4750 मेगावाट की इसकी क्षमता होगी सोलर पार्क की, जो कि कहाँ स्थापित किया है, एनटीपीसी लिमिटेड ने गुजरात के कच्छ के रण के खावदा गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जून 2021 में भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा किस वर्ष तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन है 2025, 32, 36, 24। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 2032 तक। ठीक है, तो जून 2021 में भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको मैच करना है। एक साइड आपको कृत्यकारी दी गई है और एक साइड आपको शपथ या प्रतिज्ञान दिया गया। तो वीडियो पॉज करके जल्दी से अपना आंसर गेस कर लीजिए और वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा। आई होप अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा। तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति कौन सी शपथ लेता है। तो भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है कि भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखेगा। ठीक है, तो ये शपथ कौन लेता है, भारत के राष्ट्रपति लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन सी शपथ लेते हैं, वो शपथ ग्रहण करते हैं कि संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने की शपथ ग्रहण करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और जब बात उठेगी कि संसद के सदस्य कौन सी शपथ रखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। ठीक, कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। और संघ के सभी मंत्री कौन सी शपथ लेते हैं कि सूचना की गोपनीयता रखेंगे। ठीक, तो ये था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसे जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति कौन सी शपथ लेते हैं, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखने की। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन सी शपथ लेते हैं, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने की। और संसद के सदस्य किस चीज की शपथ लेते हैं कि कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। और संघ के सभी मंत्री शपथ लेते हैं कि हम सूचना की गोपनीयता को बनाए रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो बताइए निम्न कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? स्टेटमेंट्स हैं, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। काली मिट्टी में आर्द्रता, नमी, जिसे इंग्लिश में मॉइस्चर कहते हैं, धारण करने की उच्च क्षमता होती है। ऑप्शन डी, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो बताएं, अब तक तो आपने, अगर आपको ज्योग्राफी की अच्छी नॉलेज है तो अब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। काली मिट्टी हिमालय के क्षेत्र में नहीं पाई जाती, जबकि वो इंटीरियर एरिया जो गुजरात का होता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जो कि डक्कन लावा प्लेट्यू पे पाई जाती है। ठीक है, और ये किस लिए यूज होती है? कॉटन की खेती करने के लिए, शुगर केन के लिए, टबैको के लिए, वीट, मिलेट्स, ऑयल सीड्स की यहाँ पे खेती होती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल को ही क्या कहते हैं? कॉटन सॉइल कहते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर लॉक करके रखती है। और इसको स्थानीय भाषा में क्या नाम दिया गया? रेगुर। ठीक है, ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ साथ आपके लिए एक नोट भी है यहाँ पे हम लेके आए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि काली मिट्टी भारत के दक्कन पठार में लगभग 5.46 लाख वर्गी किलोमीटर में पाई जाती है, और इसमें जल धारण की उच्च क्षमता होती है तथा इसमें लॉन्स, ठीक है, की मात्रा अधिक पाई जाती है, मतलब आयरन कंटेंट भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, निम्न में कौन मृदा से संबंधित है? इंडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक या फिर टोपोग्राफी? अब तक आप बता चुके होंगे, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंडेफिक। ठीक है, इंडेफिक जो है वो सॉइल से संबंधित है। और देखिए, मृदा की संरचना और उनके घटकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इंडेफिक कहते हैं। ठीक, और देखिए यह ग्रीक वर्ड एडेफोस से बना है, एडेफोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमा रेखा बनाती है? मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमा रेखा बनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत एवं चीन। ठीक, भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा होती है। और मैकमोहन रेखा ब्रिटिश भारत, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच हुए शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1913 के अक्टूबर से जुलाई 1914 द्वारा निर्धारित की गई थी सीमा, की उस समय का जो ब्रिटिश इंडिया था और तिब्बत के बीच हुई थी। ठीक, और देखिए कुछ रिलेटेड फैक्ट है इससे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। क्या क्या है? वर्तमान में यह ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ साथ असम घाटी से संपूर्ण तिब्बत, और आप तिब्बत किसके अंडर है? तो चाइना के अंडर है, को भारत से अलग करती है। ठीक, तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के साथ असम घाटी से संपूर्ण तिब्बत, जो कि वर्तमान में चीन में है, उसको भारत से अलग करती है। और सर हेनरी मैकमोहन, इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के इन्हीं के नाम पर ही इस रेखा का नाम रखा गया है। इन्होंने शिमला समझौते के वार्ताकार थे। कौन थे? शिमला समझौते के वार्ताकार थे सर हेनरी मैकमोहन, और इन्हीं के नाम पर इसे मैकमोहन रेखा नाम दिया गया है, जो कि उस समय ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच खींची गई थी। किसके द्वारा? तो सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा, जो कि शिमला समझौता के वार्ताकार थे। आपसे पूछा जा सकता है शिमला समझौता कब से कब तक चला था? तो अक्टूबर 1913 से जुलाई 1914 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन स्क्रीन पे है, 11 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 18 दिसंबर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया जाता है। सबसे पहले कब मनाया गया था? तो 11 दिसंबर 1946। ठीक, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और यूनिसेफ को नोबेल प्राइज फॉर पीस मिला था। कब मिला था? तो 1965 में। ठीक, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और यूनिसेफ डे 2021 की थीम क्या रखी गई थी? एवरी चाइल्ड डिजर्व्स ए बेटर लाइफ। ठीक है, हर बच्चे को ये अधिकार है एक अच्छी जिंदगी का। ठीक है, वो एक डिजर्व करता है एक बेटर लाइफ। ठीक, और यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946। और इसको नोबेल पीस प्राइज से कब सम्मानित किया गया? 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूर्ण तिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? ऑप्शन से 26 फरवरी, 6 दिसंबर, 12 दिसंबर या फिर 14 अप्रैल। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 6 दिसंबर।
और कब से मनाया जाता है ये पूछा जाए तो क्या लिख के आएंगे आप लोग? 6 दिसंबर 1956। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पूर्ण तिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन इनकी डेथ हुई थी। ठीक, कब? तो 6 दिसंबर 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में कहां पर, ये क्वेश्चन का मेन पार्ट है, आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, केदारनाथ। ठीक है, तो केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। ठीक है, और इस प्रतिमा को किसने बनाया था? मूर्तिकार का नाम तो वो कर्नाटक के अरुण योगीराज ने बनाया है। ठीक, उसके साथ साथ कुछ बातें आप आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में भी समझ लें कि ये भारत के एक महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक थे। इन्होंने भारत के 4 कोने में 4 मठों की स्थापना की थी। कौन कौन से 4 मठ हैं? श्रृंगेरी मठ जो कि आपके दक्षिण में रामेश्वरम में है, गोवर्धन मठ जो कि आपके उड़ीसा के पुरी में है, शारदा मठ जिसे आप द्वारका मठ भी कहते हैं, और ज्योति मठ, ठीक, जो कि उत्तराखंड में है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में। आप वीडियो पॉज करके मैं बोल रही थी तो आप नोट भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। किसमें होता है बताइए? गोल्जी कॉय में होता है, राइबोसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन डी तो वैसे ही नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो फिर क्या हुआ? राइबोसोम में होता है प्रोटीन का संश्लेषण। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कहाँ होता है? तो राइबोसोम में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में दिए गए कंटेंट और नॉलेज पसंद आ रही होगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए टीना क्लासेस को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आने पे वीडियो को लाइक शेयर करके अपने और भी फ्रेंड्स को इनवाइट करिएगा। जल्दी आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।